पिछली क्लास में हमने गॉस की प्रमेय पढ़ा, गॉस की प्रमेय का निगमन सीख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, मतलब इसका हम इस्तेमाल करके हम किसी भी चालक पदार्थ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक चालक तार है जिसपे प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इस चालक तार से स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को सीखने से पहले कि हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो हम अपनी सुविधा अनुसार बेलनाकार, आयताकार या गोलाकार किसी भी रूप में मान सकते हैं, और ये मानते हैं कि इस पृष्ठ से कोई भी आवेश बद्ध नहीं होता है। तो ये गॉसियन पृष्ठ जो होता है एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसकी कल्पना हम स्वयं अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक चालक तार है जिसपे प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चालक तार से स्मॉल आर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P से, ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसपे एक बिंदु लेते हैं P और इस बेलनाकार पृष्ठ के ऊपरी वाले सतह का क्षेत्रफल मानते हैं S2, नीचे वाले की सतह मानते हैं क्षेत्रफल मानते हैं S3, और ये जो वक्राकार सतह है, साइड में जो सतह है उसका क्षेत्रफल मानते हैं S1। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर S2 वाले पृष्ठ पर जैसे कोई बेलनाकार सतह है तो सबसे ऊपर, सबसे नीचे और एक साइड में पृष्ठ होगा। तो सबसे ऊपर वाले पृष्ठ का अगर ये क्षेत्रफल DA लेते हैं तो यहाँ पे इस बिंदु के इस चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बाहर की तरफ, और जो क्षेत्रफल वेक्टर DA होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक, नीचे वाले पे देखें तो वैद्युत क्षेत्र की, ये चालक तार से दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, और जो DA वेक्टर DA की दिशा होगी वो पृष्ठ के नीचे की तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस पृष्ठ पर, साइड वाले पृष्ठ पर, तो ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार के कारण इस साइड में, और इस पृष्ठ पर वेक्टर DA की दिशा भी इधर को ही होगी। तब वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच में कोण यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, ऊपर और नीचे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं कि अगर ये चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा हो, तब लेमडा बराबर हम जानते हैं Q/L, जहाँ Q क्या है, इस चालक तार में संचित आवेश, और L इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है। तो यहाँ से लेमडा बराबर लिख सकते हैं Q/L, और ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब अगर हम बात करें S1 जो पृष्ठ है, ये वाला S1 पृष्ठ पर एक बिंदु R है, एक बिंदु R है जिसके चारों ओर हमने एक DA क्षेत्रफल लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव DA पर विचार करते हैं। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर DA दोनों अनुदिश हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस DA द्वारा S1 पृष्ठ पर एक बिंदु P है, और इसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव DA द्वारा परिबद्ध या इसी कहते हैं DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो बोलते हैं d∅E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर E DA cos 0 डिग्री, दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये तो d∅E, तो यहाँ से लिखेंगे d∅E इज इक्वल टू ये हट जाएगा, EDA cos थीटा से EDA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान हो जाता है 1, तो E इंटू DA, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और चूंकि cos 0 डिग्री की
की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से डी फाई ई मिल गया, ई इंटू डी ए। इस डी ए पृष्ठ से होकर, इस डी ए जो क्षेत्रफल अवयव डी ए है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अब अगर हम पूरे बेलनाकार ये जो पृष्ठ है, पूरा वक्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करें, जिसका क्षेत्रफल S1 है, तब यहाँ से हम फाई ई बराबर, मतलब पूरे बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा बंद समाकलन किसका, S1 क्षेत्रफल का। S2 S3 की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल S1 की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर S1 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई। अब यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये लिख सकते हैं बंद समाकलन S1 और E इंटू डी ए। ई वैसे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई बंद समाकलन S1 का और डी ए। यहाँ से देखिए, अब ये देखिए डी ए अगर इस वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो आप जानते हैं कि किसी बेलनाकार किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एल, जहाँ एल क्या है, तिर्यक लंबाई, और आर क्या है, इस बेलन की त्रिज्या जो इस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई ई, मतलब बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू, यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर एल। S1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं चूंकि गॉस की प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ में संचित आवेश का Q बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ से फाई ई बराबर लिख लेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अभी ऊपर हमने सीखा कि लेमडा इज इक्वल टू Q बाई एल, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल। तो वो वहाँ से समीकरण 1 से Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 3 बराबर समीकरण 4। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर लिख लेंगे, ई बराबर हमें ई याद करना है, आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर लिख लेंगे लेमडा इंटू एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। तो यहाँ से मिल गया कि किसी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे में आर, जहाँ लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, और आर क्या है, उस तार से बिंदु की दूरी है। यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ई जो है वो डायरेक्टली समानुपाती है लेमडा के, और दूसरा चीज़ देख सकते हैं कि ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ये मिटा दें, सदिश रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर ई बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर ई बराबर लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर और इंटू आर कैप, जहाँ आर कैप क्या है, इस बेलन की त्रिज्या के अनुदिश एकांक सदिश है। ये हो गया, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब हम दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम मानते हैं कि
कोई एक समतल चादर है, इस समतल चादर की मोटाई बिल्कुल ही कम है, नगण्य मोटाई की ये चादर है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इस चादर से स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस चादर से अगर एक तरफ देखें तो ये एक बिंदु पी, दूसरी तरफ देखें तो उसी के सममित बिंदु पी डैश है, जिसकी दूरी भी स्मॉल आर के बराबर होगी। अब इस चादर से जो दूरी है, इससे होकर गुजरने वाला एक हम काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और इस चादर का अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर लिख सकते हैं क्यू बाई ए, और ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, समीकरण नंबर 1, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा इस आवेशित चालक जो प्लेट है, चादर है, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो बिंदु चादर है, इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु पी है, यहाँ पे जो बेलनाकार पृष्ठ होगा वो इस तरह समतल होगा दोनों साइड में, और ऊपर में वक्राकार पृष्ठ होगा। तो यहाँ पे इस साइड में मानते हैं बाईं तरफ S1 क्षेत्रफल का पृष्ठ है, और इसका भी क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर यानी ए होगा, और दूसरे साइड में एक S2 क्षेत्रफल है, इसका भी ए के बराबर ही होगा, और जो तीसरा वाला जो वक्राकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमने लिया है S3। तो इस S2 पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव DA की बात करते हैं, जहाँ पे वेक्टर DA की दिशा बाहर की तरफ, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की तरफ ही होगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा डी वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। और दूसरे साइड में अगर बात करें, यहाँ पे कोई पृष्ठ लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, DA के बराबर है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल वेक्टर DA होगा वो बाहर की तरफ, और इस चादर प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इसी दिशा में होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब यहाँ भी क्षेत्र वेक्टर ई और वेक्टर DA के बीच कोण 0 डिग्री, और यहाँ पर भी वेक्टर ई और वेक्टर DA के बीच कोण 0 डिग्री होगा। अब ये जो तीसरा पृष्ठ है, सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं इस पृष्ठ पर, ऊपरी वाले पृष्ठ पर कोई है क्षेत्रफल वेक्टर DA, क्षेत्रफल DA है, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में हो जाएगा, और क्षेत्रफल वेक्टर DA ऊपर की दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पे E और DA के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। और आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जो फाई E होता है वो E इंटू DA कॉस थीटा के बराबर होता है। अब कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वक्री पृष्ठ से होकर कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, जो भी फ्लक्स गुजरेगा वो S1 और S2 से होकर ही गुजरेगा। तो हम देखते हैं कि जो S1 और S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, सबसे पहले S1 की बात करें तो S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो होगा डी फाई ई जो होगा वो हो जाएगा E डॉट DA। अब यहाँ से E DA कॉस 0 डिग्री, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, तो यहाँ से लिख सकते हैं E इंटू DA, ये हो जाएगा डी फाई ई, मतलब S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार S2 पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ है S2, इससे होकर गुजरने वाले अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करें, इसको मानते हैं 1 और इसको डी फाई ई 2 माने, तो इसको लिख सकते हैं E इंटू DA कॉस E डॉट DA, या इसी को लिखते हैं E DA कॉस थीटा, और यही हो जाएगा E DA के बराबर। तो दोनों ही परिमाण में बराबर होंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो गया है। तो डी फाई E1 और डी फाई E2 का मान E DA के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि पूरे पृष्ठ से होकर
मिटा दें तो लिखेंगे कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई वो हो जाएगा डी फाई E1 प्लस डी फाई E2। यहाँ से लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू डी फाई E1 की वैल्यू लिखेंगे E इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। अगर इसका समाकलन करते हैं, ठीक है, तो अगर पूरे पृष्ठ की बात करें, पूरे क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो पृष्ठ है इसका मान किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा ई इंटू ए, और उस पृष्ठ का S2 का क्षेत्रफल भी ए है, ये हो जाएगा ई इंटू ए। तो दोनों परिमाण में बराबर है, तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं 2e इंटू ए। समीकरण नंबर 2 इसको करते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि जो फाई ई होता है वो किसी भी पृष्ठ से बद्ध जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण दो बराबर हो जाएगा समीकरण 3 के। तो यहाँ से 2e बराबर लिख सकते हैं Q/ε0, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर लिख लेंगे Q। अब यहाँ से लिखेंगे E इज इक्वल टू, E बराबर लिख सकते हैं, देखिए E बराबर लिखेंगे Q/ε0 इंटू 2a। अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था कि सिग्मा बराबर जो होता है वो Q/a होता है। तो यहाँ से Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, जहाँ सिग्मा क्या है, इस समतल प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो यहाँ से Q की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, तो E बराबर मिल जाएगा सिग्मा इंटू A/ε0 इंटू 2a। ए से ये कैंसिल कर देंगे तो फाइनली E बराबर मिल जाएगा σ/2ε0। यही होता है किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/2ε0 न्यूटन प्रति कूलम, जहाँ सिग्मा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व, और ε0 निर्वात में वैद्युतशीलता। अब उसी में हम देखेंगे कि अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, उसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है आवेशित चालक प्लेट के निकट, वो आवेशित चालक चादर थी और यहाँ पे प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले चादर और प्लेट में हम अंतर समझ लेते हैं। जो भी चादर होती है तो उसमें केवल एक ही सरफेस होती है, एक सतह होती है, और जिसकी मोटाई उसके लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत ही कम होता है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लेट है तो प्लेट की कुछ मोटाई होती है, प्लेट की क्या होगी, कुछ मोटाई होगी, मतलब चादर से कुछ ये मोटा होता है, जिसको हम प्लेट कहते हैं। तो यहाँ से हम अगर कोई प्लेट लें जिसमें दो पतली पतली प्लेट चादर मान सकते हैं, पहली सरफेस और दूसरी सरफेस, तो इसको मानेंगे पहली चादर, इसको मानेंगे दूसरी चादर। और इस प्लेट पर धन आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। आपको पहले पता है किसी भी आवेशित प्लेट या किसी भी आवेशित गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है, उसके अंदर कोई आवेश संचित नहीं होता है, बाहरी पृष्ठ पे आवेश रहेगा। तो अगर हम इस प्लेट से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लें जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दूसरी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, अगर दिशा में समान है जोड़ देंगे, विपरीत है तो घटा देंगे। और ये एक चीज़ मानते हैं कि ये जो प्लेट है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर आप जानते हैं, सिग्मा बराबर Q/A, जो संचित आवेश है उसमें हम A का डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहाँ से लिखते हैं कि पहली चादर के कारण, अच्छा एक बात ये देख लीजिए कि P पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें पहली वाली कारण, तो धनावेश से दूर की तरफ होती है, तो ये E1 हो गया
धनावेश से दूर की तरफ, बाहर मतलब दाहिनी तरफ। और इस दूसरी प्लेट का कारण देखें तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इस साइड में ही, मतलब धनावेश से बिंदु की तरफ हो जाएगी। तो E1 और E2 यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि किसी चादर के या पहली चादर के कारण E1 जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। और दूसरी चादर के कारण E2 जो होगा, मतलब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब इस P पर परिणामी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें वेक्टर E बराबर, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही समान है, मतलब दोनों दाईं तरफ ही हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से वेक्टर E इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 ये मिलके 1 हो जाएगा। तो फाइनली वेक्टर E इज इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है किसी परिमित मोटाई की प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसमें दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब यह है कि कोई दो प्लेटें हैं जिसमें एक धनावेशित है और एक दूसरी ऋणावेशित है, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर में कोई बिंदु अगर Q रहेगा तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले हम बिंदु P की बात करेंगे। तो धन आवेशित प्लेट के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो देखिए, अगर मानते हैं E1 है तो धन आवेश से दूर की तरफ हो जाएगी। और इस माइनस आवेशित प्लेट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो ये होगी, अगर E2